बहराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। अमेरिका से हमारे साथ हैं डॉक्टर रशीद चुटानी, MD MPH, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ साइंस ऑफिसर केयर लाइफ, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का मेडिकल सेंटर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मुझे ये भी मालूम है कि इस वक्त आप फॉक्स न्यूज़ पर, जो अमेरिका का टॉप चैनल है, आप वीकली जाकर इस वायरस के हवाले से वहाँ पर आप मालूमात दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आज का बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सबको। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने पहले तो आपके काम को सराहा कि आप फॉक्स न्यूज़ पर वीकली जाकर जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स कम्युनिटी को और एड्रेस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इस वायरस के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरह का काम किया जा रहा है। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड रियली प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। स्पेशली जैसे कि सबको मालूम है कि इस वक्त अमेरिका में अर्ली मॉर्निंग है और डॉक्टर साहब सिर्फ हमारे लिए इस ट्रांसमिशन के लिए ख़ास तौर पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे जो है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग के बारे में प्लीज़ बताइए हमें कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में आप इस वक्त शो कर रही हैं और मैं वहाँ पर इस नशरियात में शरीक हूँ। आपका जो सवाल है वो एंटीबॉडी टेस्टिंग के बारे में है। एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है वो एक टूल है। टूल बॉक्स में दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं कोरोना वायरस को पता करने के लिए कि किसी इंसान को कोरोना वायरस है कि नहीं। पहली तो ये कि उसके लिए हम करते हैं PCR टेस्ट। वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है जिसमें आप एक स्वाब लेते हैं और या तो नाक में वो डालते हैं या फिर जो है थ्रोट में डाल के एक सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर लैब भेजते हैं। लैब उसको एनालाइज करता है, बता सकता है कि आपके थ्रोट में या नेजल कैविटी के अंदर ऑल द वे बैक वायरस है कि नहीं। वो वायरस को डिटेक्ट करता है। ये जो चीज़ होती है, ये शुरू में जब इंसान को बीमारी लगती है तो पहले 5 दिन तक तो उसे कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है, 5 से 7 दिन तक। उसके बाद जो मजीद 7 दिन होते हैं उसके अंदर ये टेस्ट जो है बहुत ही करामत टेस्ट है। उसके बाद भी ये करामत टेस्ट है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है विद टाइम। वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो वायरस डिटेक्ट नहीं करता, वो एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है खून के अंदर। और होता है कि जब खून में जब आपको वायरस लगता है तो हमारा जिस्म जो है रिएक्ट करता है और हमारा जिस्म कुछ सेल्स बनाता है जिसे हम एंटीबॉडी सेल्स कहते हैं। जिस तरह एक छोटी सी आर्मी बनती है ताकि जो है वो फाइट कर सके जो इन्फेक्शन जिस्म के अंदर आया है। तो पहली जो एंटीबॉडी बनती है उसके अंदर उसे हम कहते हैं IgM, एस इन मैंगो M। उसके बाद जो है एक एंटीबॉडी बनती है जिसे हम कहते हैं IgG। जो पहली IgG बनती है, जो IgM होती है, वो एक्टिव इन्फेक्शन के वक्त बनती है। उस वक्त इंसान इन्फेक्शस होता है और वो बढ़ती चली जाती है और एक वक्त पे वो पीक पे पहुंचती है। पीक पे पहुंचने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाती है। उस वक्त जब वो स्लोली डिक्रीज होती है, उस वक्त IgG इंसान के जिस्म के अंदर जो एक सॉलिड एंटीबॉडी है, जो एक लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी है, वो बनना शुरू हो जाता है। अब वो बनते बनते एक स्टेज पे ऐसे पहुंचता है कि वो सबसे ज्यादा डिटेक्टेबल होता है खून के अंदर। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। अब ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि जब इंसान को इन्फेक्शन होता है वायरस से तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। या तो आप वैक्सीन होता है, वैक्सीन से आपको जो है इम्यूनिटी मिलती है, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है कम्युनिटी के अंदर। एक ये तरीका है कि आप देखें कि इंसान के जिस्म के अंदर वायरस आया, वायरस आने के बाद उसके अंदर इम्यूनिटी हो गई। अब हमें ये नहीं पता इस वक्त तक, क्योंकि ये कोरोना वायरस इस कदर एक नई चीज़ है, अभी इस पर मजीद रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। हमें ये नहीं पता कि वो एंटीबॉडी जो IgG बनता है वो कितने अरसे तक इंसान के जिस्म में रहता है। हमें ये जी डॉक्टर साहब, मैं इसी आपकी गुफ्तगू को देखते हुए और सुनते हुए मेरा जो अगला सवाल है कि कुछ हुकूमतें, डॉक्टर्स और साइंसदान
वो कह रहे हैं कि जिन लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसको इम्यूनिटी पासपोर्ट भी कहा जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, अगर आप ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। WHO ने कहा कि जो है इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। कई हुकूमतें ये कह रही हैं कि उन्हें इम्यूनिटी पासपोर्ट दे दिया जाए। अब मसला ये है कि IgG जो बनता है, दूसरा IgG जो एक सॉलिड IgG जो बनता है, उसमें ये ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि इंसान जो है वो इम्यून हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के अंदर ये भी देखा गया है, चाइना के अंदर, कोरिया में, दूसरी जगहों पे, कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन एक बार हुआ, वो ठीक हुए, यानी उनके जिस्म में एंटीबॉडी बन गई, और उसके बाद कुछ अरसे बाद उन्हें दोबारा से इन्फेक्शन हो गई। तो ये हमें नहीं पता कि वो कितने अरसे तक इम्यूनिटी रहती है। दैट इज अ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी तक रिसर्च उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकी है। तो ये कहना कि अगर आपने IgG आप में बन गया है और आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई है और अब आप जाएं और जो करना चाहें करें, ये गलत है। लेकिन ये भी सही है कि अगर आपके अंदर IgG बन चुकी है तो नाउ आप जाके काम कर सकते हैं। कोरोना वायरस के अंदर हर चीज के अंदर ये देखना है इस वक्त के जो है हम किस तरह प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए कि जो है इंसान जाके कहे कि भाई अब IgG बन चुकी है तो मैं खुलेआम घूमूंगा। अब हो सकता है कि उसे इन्फेक्शन हो जाए। अब मजे की बात यह है कि चाइना में जिन लोगों को दोबारा से इन्फेक्शन सेकेंड टाइम, वो कोई भी, उनमें कोई सिम्टम नहीं था, कोई सिम्टोमेटिक नहीं थे, विदाउट सिम्टम्स थे, तो वो फिर दोबारा से इन्फेक्शियस हो गए थे। यानी कि ये कि जब उनमें दोबारा से आई बीमारी तो वो दोबारा से लोगों को इन्फेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दी। बहुत ही छोटी मिकदार में लोग हैं। तो अभी तक जो है यानी कि इस पे वर्डिक्ट क्लियर नहीं है कि आया अगर आपके अंदर IgG बन गई तो क्या आपके अंदर लाइफ टाइम इम्यूनिटी आ रही है, या आपके अंदर 1 साल के लिए इम्यूनिटी आ रही है, या जो है 6 महीने के लिए आ रही है। तो ये क्वेश्चन है बाकी भी। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जाए कि ना दिया जाए, और इस पे किस तरह काम किया जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं 2 सवाल आपसे इकट्ठे करूंगी, आप मुझे दोनों के जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि कोविड-19 के टेस्ट में और एंटीबॉडी जो टेस्ट है, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? और दूसरा ये कि कल हमने हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे पूछा था कि जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनका टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है। प्लीज़ दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। देखिए, 3 तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि इंसान के जिस्म में कोरोना वायरस है कि नहीं। एक तो ये आपको बताया PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब आप स्वाब लेते हैं और स्वाब से आप टेस्टिंग करते हैं, एक स्टिक के ऊपर जो रुई लगी हुई होती है, आप उसे या तो नोज में डालते हैं या थ्रोट में डालते हैं, और उसके बाद उसे लैब भेजते हैं। लैब आपको एनालाइज करके बताती है कि वायरस मौजूद है कि नहीं है। दूसरा टेस्ट हो गया खून का टेस्ट। खून के 2 किस्म के टेस्ट हैं। एक तो फिंगर प्रिक है, जिसके अंदर जो डायबिटीज का टेस्ट होता है, जिस तरह, राइट, कि आपने अपनी फिंगर प्रिक की और उसमें से थोड़ा सा खून निकाला, और जो है इसमें जो है एक कैसेट होती है छोटी सी, उसके अंदर खून जाता है एक रिएजेंट के साथ, रिएजेंट भी नहीं बल्कि डाइल्यूटेंट के साथ, और फिर थोड़ी देर में 10 मिनट में आपको पता चल जाता है कि आपके जिस्म में IgG है या IgM है, एंटीबॉडी है कि नहीं। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, खून लिया आपने, खून आपने लैब भेजा, लैब टाइटर करके बता सकती है आपको कि जो है आपके जिस्म के अंदर किस किस्म के एंटीबॉडी, उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं उस टेस्ट को आने में। तो ये तकरीब ये जो है मुख्तलिफ टेस्ट हैं, और मेरी नज़र में जो PCR टेस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। इसके बाद जो है जो IgM और IgG का एंटीबॉडी टेस्ट है वो पाकिस्तान में शुरू हुआ, फिर उसको बंद कर दिया गया। लेकिन जो है मार्केट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट किट्स आ गई जो कि वैलिडेटेड किट्स नहीं थी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो काम किया जाए, या आइदर PCR का काम हो या एंटीबॉडी टेस्टिंग का काम हो, वो वैलिडेटेड हो। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर देखी जाए कि अगर वो FDA, US FDA से जो है अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आप एक सही प्रोडक्ट वहां पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि काफी यहाँ पर जो है उसके ऊपर काम होता है, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बाहर नहीं आ सकता जो इंसान के लिए मुज़िर हो, या फिर उसके अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हो वो गलत आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आपने जो किया वो था न्यू बॉर्न बेबीज के बारे में जी। तो अब काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये
और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि क्या जो है वो एक माँ को जिसे कोरोना वायरस लगी हुई है और वो एक बच्चा डिलीवर करती है, तो क्या उस बच्चे के अंदर वो कोरोना वायरस आता है या नहीं आता? या फिर ये कि जो है कोरोना वायरस हॉस्पिटल के अंदर घूम रहा है, कहीं ये किसी को है और एक नया बच्चा पैदा होता है और उसे लग जाता है, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है? जी। तो इस वक्त दोनों चीजों को देखा जा चुका है और ये देखा गया है कि कुछ बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं, इस वक्त बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं जिसमें ये देखा गया है कि पोटेंशियली ट्रांसफर हो रहा है माँ से बच्चे के अंदर इन फीटस। अभी तक उस पर कंप्लीट अथॉरिटेटिव रिसर्च बाहर नहीं आई, लेकिन कुछ जिसे हम कहते हैं एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन जो अभी किसी ने बताई है, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा सही से और उसको उसमें काफी तस्दीक करनी पड़ेगी उसकी। लेकिन ये कि लग रहा है कि जो है ट्रांसमिशन हो रही है। अब अगर कुछ केसेस में हुई है, हॉस्पिटल्स ने रिपोर्ट किया है, तो ये कि वो बच्चे फॉर्चुनेटली जिन बच्चों को हुई थी वो रिकवर कर गए, व्हिच इज अ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में केसेस जिस तरह से दुनिया में तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, उसकी बानिस्बत पाकिस्तान में केसेस कम है। क्या इसकी वजह यह है कि हमारे लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है या यहाँ पर टेस्ट नहीं करवाए जा रहे? भाई पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त हम कोई भी चीज़ तस्दीक से नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ज़्यादा है या कम है। ये अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ लोगों ने कहा कि कुछ वैक्सीन जो इस्तेमाल होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उससे शायद इम्यूनिटी बढ़ चुकी है पाकिस्तानियों के अंदर और वो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन अभी तक कोई ये तस्दीक नहीं हुई है और 100% इस बात को हम नहीं कह सकते कि ऐसा है या नहीं है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है, चूंकि मैं पाकिस्तान के अंदर 2000 से 2005 तक मैंने जो है वो NIH के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन इस्लामाबाद में एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया, फिर वहाँ पर जो है डिजीज अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टार्ट किया, तो मुझे इस चीज़ का इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर सर्वेलेंस कितनी हो रही है और सर्वेलेंस की कैपेसिटी कितनी है। तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि रिसोर्सेज नहीं है पाकिस्तान में और पाकिस्तान एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ GDP जो अपना है हेल्थ के ऊपर खर्च करता है, और फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई पाकिस्तान के अंदर के जो है प्रोविंसेस को जो है ऑटोनमस कर दिया गया और फेडरल गवर्नमेंट जो है हेल्थ से वो सुपरवाइजरी, लेकिन जो है वो कंप्लीटली अथॉरिटेटिव बॉडी नहीं रही और NIH नहीं रही, तो सर्वेलेंस इज नॉट दैट ग्रेट इन पाकिस्तान। तो जब सर्वेलेंस सही नहीं होती तो आपको ये नहीं पता होता कि कितने लोगों को बीमारी है और कितने लोग मर रहे हैं इससे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो बहुत सारे काम करने वालों ने और बहुत सारे फैमिलीज़ के लोगों ने मुझे टेलीफोन पर स्पेशली रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं। कुछ लोगों को आम खांसी हो जाती है और वो खांसी जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाती है, जबकि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो नहीं है, कोई बॉडी एक नहीं है, कोई स्नीजिंग नहीं हो रही, मगर खांसी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही। तो क्या ये कोई खुदा ना खासा ऐसी चीज़ तो नहीं कि कोई इस वायरस की वजह से कोई परमानेंट बॉडी के अंदर कोई चीज़ दाखिल हो चुकी हो, या ये बिल्कुल आम वाली खांसी है? लोग बहुत डरे हुए हैं इस वजह से। ये बड़ा कॉमन मगर बहुत अहम सवाल है। जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। अब देखें, अगर आपको खांसी है और ड्राई कॉफ है तो प्रॉबली बिकॉज ऑफ ये जो एपिडेमिक और पेंडेमिक हुआ है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं है, क्योंकि ये सबसे कॉमन सिम्टम है इस बीमारी का। और जो है ड्राई कॉफ बहुत अरसे तक रह सकता है लोगों को। ये तो एक चीज हो गई, जब तक आपने टेस्ट नहीं कराया आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा वायरस है, ये क्या बीमारी है। दूसरी चीज ये कि ये देखा जा रहा है, चाइना के अंदर जो स्टडीज आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो लोग रिकवर कर गए बीमारी से, जिन्हें बहुत सीरियस बीमारी हुई थी, ये आम बीमारी नहीं है जो कि सिर्फ खांसी है, ये एक सीरियस बीमारी हुई और हॉस्पिटल वो गए, हॉस्पिटल के अंदर वो रिकवर किए, रिकवर करने के बाद बाहर आए तो ये देखा गया कि उनके लंग्स के अंदर इम्पेयरमेंट हुई थी, तो उनके लंग्स डैमेज हुए थे। और ये अब ऐसे जिस तरह हम इन लोगों को मजीद देखते जाएंगे, जो अमेरिका में केसेस हैं मुख्तलिफ जगहों पे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल जिसे हम कहते हैं स्टडीज, तो उसमें हमें पता चलेगा कि आया कितनी डैमेज होती है लंग को बीमारी के बाद और कितनी रिकवरी के बाद इंसान की को डैमेज होती है। लेकिन अगर किसी को खांसी, ये ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक इस वक्त एलर्जी सीजन भी चल रहा है वहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2
नंबर 2 जो है वहाँ पर ऑल्दो इस वक्त जो है वो एनवायरनमेंट काफ़ी हो सकता है, मुझे नहीं इल्म, लेकिन ये कि अमेरिका के अंदर तो एनवायरनमेंट काफ़ी साफ हो गया है क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम हो गई है, इंडस्ट्री बहुत बंद हो गई है, लेकिन पोल्यूशन बहुत है पाकिस्तान के अंदर, उस वजह से खांसी लोगों को बहुत होती है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे बल्कि आखिरी मिनट मेरे पास तो बहुत एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका मुझे मुख्तसर जवाब दीजिएगा। ये सब कुछ कब ख़त्म होगा, ज़िंदगी दोबारा कब मामूल पर आएगी, या हमें इसी सिस्टम के साथ बहुत लंबे बहुत तवील अरसे तक जीना पड़ेगा? देखें, ये एक बड़ा ही दुख भरा जवाब है इसका अनफॉर्चुनेटली, और वो ये कि ये बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, ये वायरस ख़त्म नहीं हो रहा, ये वायरस समर में भी सरवाइव कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल बीच में ऐड कर दूं कि क्या ये कोई सिग्नेचर बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि जैसे कि गर्मी आई या सर्दी आई तो वापस ये बीमारी आ गई, कुछ ऐसे भी कोई आपकी लैब ऐसे कोई इंडिकेशंस दे रही है, खुदा ना खास्ता? जी जी, क्लियर अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे मेरी बात सही, लेकिन जो इस वक्त इंडिकेशंस है वो ये कि ये समर में भी रहेगी और दोबारा से विंटर के अंदर दोबारा। इस वक्त अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ सब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ये दोबारा आएगी तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से आएगी और ज़्यादा डेवस्टेशन करेगी। तो इस वक्त जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसे मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रिपेयर नहीं है किसी चीज़ के लिए तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम कभी ना आए और अल्लाह करे ये प्रॉब्लम दोबारा कभी ना आए, लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं और आपको पता है कि ये हो सकता है कि दोबारा बीमारी आए तो फिर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हुकूमत को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इस बात पे काम करना चाहिए कि अगर ये बीमारी दोबारा से अगले साल आई और इसी तरह आई या इससे ज़्यादा आई तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर होना है, उसके लिए हमें टेस्टिंग की प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए हमें डिफरेंट PCR एंटीबॉडी चाहिए। उसके बाद इस वक्त काम हो रहा है वैक्सीन के ऊपर, जो कि वैक्सीन 18 महीने तक नहीं आएंगे, जो आएगा वो भी 18 महीने लग जाएंगे उसको आने में। इस वक्त एक ड्रग है रेमडेसिविर जो काफ़ी जिसने प्रॉमिसिंग दिखाया कि वो काफ़ी काम कर रही है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के अंदर जो कि बहुत ही क्रिटिकली बीमार हैं। और फिर तीसरी चीज जो कि काम कर रही है वो ये है प्लाज्माफोरेसिस। प्लाज्माफोरेसिस ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर गया, आपने उनका खून निकाला, उस वक्त उसके बाद उसको क्लियर किया, उस सीरम के अंदर एंटीबॉडी लेके वो इंजेक्ट किया क्रिटिकली जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर पेशेंट है उनको, ताकि उनके अंदर वो एंटीबॉडी जाए और वो फिर बीमारी को फाइट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और आपकी तमाम बातें तमाम सुनने वालों के लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। हम लेंगे इस तक एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सेलिब्रिटी कपल आज हमारे मेहमान होंगे। लेंगे इस तक बहुत ही मुख्तसर सा ब्रेक। हरी हरी चूड़ियाँ, खाली हाथ, कितनी गरहें बाकी और इश्क तमाशा जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी से लोगों को मसरूर किया, तो मेल पार्टनर ने दलदल, सिलसिले, यारियाँ, छोटी छोटी बातें और तुम याद आए जैसे ड्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये दोनों बांदी ड्रामे में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल एंड बेस्ट एक्टिंग अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए। दो जिस्म एक जान, और अब तो इन दोनों के साथ एक और जान जुड़ गई है, आपके हम सब के पसंदीदा एमन और मुनीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना मजेदार आपने इतना मैं तो जबरदस्त सुन रही थी, इंट्रोडक्शन इतना कराया। अच्छा इंट्रोडक्शन, थैंक यू। जब अच्छे लोग हों तो अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ तो बतानी चाहिए ना लोगों को। सीरियसली अच्छा ये बताओ कि जो सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारक दोनों को, और दोनों बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह नाइस कॉम्बिनेशन। ये डिसाइड करके पहना दोनों ने या इत्तेफाकन हो गया ये? अच्छा अक्सर ऐसा होता है इत्तेफाक कि जो ड्रेस का कलर मैं पहन रही होती हूँ ना, वो कहीं से भी मुनीब अगर हम दोनों साथ नहीं आए तो मुनीब ने वैसा ही पहना हुआ होता है। तो अभी भी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने कहा मुनीब हसीन इत्तेफाक है। एमन अपने घर से तैयार होके आई है तो हमने जब देखा तो तकरीबन एक जैसा अच्छा एमन की अम्मी के पास है अभी आजकल? मम्मा के घर गई हुई थी। एमन मम्मा के यहाँ गई हुई थी, रहने के लिए जाती है ना, इसके लिए तो आज गई। आप इजाज़त दे देते हो? बहुत ही मैं ले लेती हूँ दिल के साथ। अच्छा पहले ज्यादा फील नहीं होता था, जब आपका बेबी हो जाता है ना तो फिर अटैचमेंट और ज्यादा हो जाती है।
तो पहले जब वाइफ जाए रहने के लिए और फिर जब बेटी के साथ वाइफ जाए ना रहने के लिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। अभी अमन लेने आए मुनीब मुझे, तो मुनीब ने फ़ोन पे कहा यार अमल को नीचे भेज दो, तो मैं तो 5-10 मिनट लगेंगे नीचे आने में, मैं अमल के साथ खेल ज़्यादा तो 5-10 मिनट से ज़्यादा ही लगते हैं मन को। एंड में आपको तो पता है गर्ल्स थिंग, देखिए एक चीज़ याद आती रहती है कि ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है, तो फिर मुनीब अमल के साथ। अच्छा, आप दोनों के करियर के बारे में तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली पूछना चाहूँगी और लोग जानना भी चाहेंगे, मगर उससे पहले ये बताओ कि ये जो अचानक एक आजमाइश आई पूरी दुनिया के अंदर और ये जो अचानक सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कर ली, ये टाइम पीरियड आप लोगों का कैसा गुजरा और इस टाइम पीरियड से क्या सीखा? मेरा तो हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने अपने इस क्वारंटीन टाइम के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्जॉय की है वो ये कि घर में रह के 45-50 डेज़ घर में रह के जो हमारी बेटी की जो छोटी छोटी चीज़ें, उसके टीथिंग जब हो रही थी, जब उसने फर्स्ट टाइम क्रॉल करना स्टार्ट किया, तो आई वॉज देयर विद हर और मैंने वो सब चीज़ें इंजॉय की। अगर मैं काम पे होता तो शायद, क्योंकि हम रात में जिम करके पैकअप करके आता 12 बजे, वो सो रही होती, सुबह जाता तो वो सो रही होती, तो वो 55 डेज़ जो मैंने इंजॉय किए हैं उसके साथ, तो मैंने उसकी वो छोटी छोटी जो उसकी ग्रोथ है वो मैंने इंजॉय किया। मुझे हमेशा याद रहेगी कि यार मैं उसके साथ था जब वो सब चीज़ें करी, तो मैंने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। अरे मन, आपने कैसा एक्सपीरियंस हासिल किया? मैंने मुनीब और अमल का ख्याल करके बस दोनों के पीछे पीछे हर वक्त मेरे तो यही ड्यूटी है। अच्छा, किसके पीछे ज़्यादा घूमना पड़ता है, अमल या मुनीब? दोनों के घूमने की पीछे, ज़रूरत ही नहीं है, दोनों मैं तो के वैसे पीछे बहुत- ज़्यादा, क्योंकि मुझे मुनीब को भी हर चीज़ बतानी इत्तेफाक नहीं हुआ है बात में, वो कह रहे मेरे पीछे सुगर जरूरत नहीं, वो कह रही है मुनीब के पीछे। सच बोलो, सुगर दोनों में से शौर सच कौन बोल रहा है? एक ही रूम में मैं इन दोनों के पीछे भाग रही होती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि दोनों मुनीब कहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, फैलाना है फैलाने दो, फुल कमरा पूरे टॉयज से मेरा रूम भर जाता है। वो 2 मिनट बाद बाहर चले जाते हैं दोनों बाप बेटी, और मैं पीछे रह जाती हूँ, मैं एक एक चीज़ उठा के रखती रहती हूँ, सारा दिन मेरा इसी में गुजर जाता है। अच्छा, आप दोनों बहुत यंग, काम इकट्ठे किया और इकट्ठे करने के बाद इतने प्यारे रिश्ते में आप दोनों बन गए। मुझे ये बताओ कि शादी के बाद क्या रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंट किस्म का चेंज आया या बहुत स्मूथली इस रिश्ते को लेकर चले? शादी के बाद वैसे भी आप अगर मंगनी की एक अलग ब्यूटी होती है वो लाइफ की, और शादी की लाइफ की एक अलग ही खूबसूरती होती है, उसका एक अलग ही चार्म होता है। पहले आप मंगेतर होते हैं, जब आप मियाँ बीवी बनते हैं ना, तो फिर दुनिया जो हकायक और वो साथ रहने की जो है ना, फिर आपको एक आदत हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि शादी वाली जो लाइफ है ना, हम इसको बहुत इंजॉय किया। हमने इनफैक्ट हर फेज़ में ही इंजॉय किया, क्योंकि हम दोनों ही एक पॉजिटिव नेचर के और बहुत खुश रहने और खुश रखने वाले लोग हैं। Sweet. इसलिए आप सब लोगों के हर दिल अजीज हैं। एमन इत्तेफाक करती है मुनीब की बात से? बिल्कुल ठीक कह रहे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ थोड़ा सा सार्कास्टिक पन था। नहीं एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से साथ हैं, लाइक शादी को अभी हमारे कम टाइम हुआ, लेकिन उससे पहले हमारी इंगेजमेंट रही है बहुत टाइम, 2 साल। तो हमें सिर्फ शायद हम लोग काम भी साथ करते थे, तो हम एक दूसरे के नेचर से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि शादी के बाद कुछ बहुत बड़ा चेंज आ गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शादी के बाद ही पता चलना शुरू होती है। जैसे मुझे पता कि ये इसको पता चला कि मैं कितना क्लमसी हूँ, मैं चीज़ें फैलाता हूँ। इसको नहीं पता था कि मेरी आदत है कि मैंने तो मैं तुम्हें पहले से ही करा देती है चीज़ें। गीला टॉवल बेड पे डालना, जूते कमरे में उतारना, मोजे कमरे में। और मुनीब को नहीं पता था कि मुझे OCD है सफाई की, तो कहता है मुझे भी नहीं पता था ये बात। एमन को बहुत ज़्यादा सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है, मतलब कि मैंने अपने आप को इतना चेंज किया है एमन की वजह से। अब मैं टॉवल पे ही कितनी दफ़ा तो हमारी इस वक्त लड़ाई हुई कि यार टॉवल क्यों डाल रहे हो बेड पे, मैंने यार मज़ा आता है गीला टॉवल ऐसा फेंकने का। अच्छा, ये बताओ कि जब एंगेजमेंट का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत कुछ ऐसे, आज हमारा टॉपिक भी है नज़र बद, बहुत लोग नज़र लगाने वाले भी होते हैं। जब इतना प्यारा कपल वो देखते हैं कि ये तो बहुत इनकी आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मेंटल कंपैटिबिलिटी हो गई है, कुछ लोगों ने कोई साजिश की या कोई ऐसी तरीका इख्तियार किया कि खुदा न खास्ता आपस में कोई नाराज़गी हो जाए या एक दूसरे से खाइफ करने की कोशिश की? हमारे रिश्तेदार, मेरे इन-लॉज, मेरी अम्मी और एमन के भी घर वाले, हम लोग इतने मतलब कि फ्रेंडली और इतने फ्रैंक हैं आपस में, और इतना मतलब इतने पॉजिटिव है कि इस तरह की तो कोई हमने सोचा, कोई बात हुई नहीं कुछ कैसे। एमन की फैमिली का तो मुझे पता है कि बहुत पॉजिटिव है, मुनीब ने अब बताया। आप बताएं मुनीब की फैमिली कितनी पॉजिटिव है? बिल्कुल, मुनीब के अब्बू अम्मी बहुत मतलब मुनीब की फैमिली दे वेरी
मेरी भी फैमिली, लेकिन हम थोड़ा अलग हो गए थे अभी। मम्मा मतलब हम बहन भाई हैं, ये लोग बड़े हो गए हैं, तो मैंने जब जाके देखा ना तो इन लोगों के घर में सब बड़े मैरिड हैं, तो उन लोगों की लाइफ डिफरेंट है। और हमारे घर में हम सारे बच्चे थे, मैं मेरी बहन अनमैरिड और छोटे छोटे, तो मुझे था कि थोड़ा काफी फर्क आया। नहीं मेरे भाई बहुत छोटे हैं मुनीब यार, 17-15 years old, बहुत छोटे हैं ना। में है। और मेरा जो भाई है वो उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस मैरिड था। है। मेरी जो बहन है उसके भी 2 बच्चे हैं, वो भी मैरिड है माशाल्लाह। और एमन के पहली मतलब के पहले घर की बच्ची पहली की शादी हुई है हमारे घर की, मेरे तो सब छोटे छोटे हैं अभी घर में। इन लोग की आहिस्ता शादी आहिस्ता हुई है हम ना बड़ा कर सबकी, देंगे तो थोड़ा डिफरेंस था वहाँ पे। इन लोग के अब छोटे बच्चे तो सब बिजी अपनी लाइफ में, सबकी रूटीन्स हैं। एक तो हमारे तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं, अभी वही एज चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट। इमन सच बताओ कि एक डिफरेंट फैमिली में जाकर, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे हो मिजाज का भी फ़र्क होगा, रहन सहन का भी फ़र्क होगा, तौर तरीके का भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, तो आपने कैसे एडजस्ट किया? मुनीम ने मेरी बहुत हेल्प की है एडजस्ट होने में, और आई थिंक कि थोड़ा टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, बट अब हो गई हूँ। अमल के बाद ज़्यादा और जल्दी एडजस्ट। शादी के बाद होता ही है ये, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और मेरे तो- ख्याल से मेरी जो लाइफ थी वो थोड़ी बहुत डिफरेंट थी कि मैं आई वाज वर्किंग वुमन, मैं काम करी थी और मुझे इस तरीके से सारा दिन घर में टाइम नहीं गुजारना आता था। बट मुनीम लाइक ही वाज वेरी आपने हेल्पफुल। बहुत छोटी है, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता था। शाम को मैं रोज़ मुनीम को मुनीम मैं बहुत बोर हो रही हूँ, फिर हम बाहर जा रहे हैं। अब तो नहीं जा सकते, लेकिन वी यूज्ड टू गो आउट लाइक आफ्टर एवरी 2 days हम बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट होने में मैं मुझे आपको बताऊं, टाइम ख़वातीन लगा था। का हमारे मुआशरे में इसी वजह से मुकाम इतना ऊपर है और हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि आप अपने घर को छोड़ के एक दूसरे घर में आ रहे हैं और दूसरे घर में एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी आप कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस भी आप कर रहे हैं। और ससुराल वालों के लिए आप अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आप बहुत सारी अपनी पुरानी चीज़ों को भूल के नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इसी वजह से हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं ये तो अपनी बीवी की कितनी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट बात की है मुनीब। आजकल के दौर में बड़े कम मर्द हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, और आपकी अल्लाह करे ये जो बात आपने की है तमाम लोगों के दिलों पर असर करे और वो अंदाज़ा लगाएं कि वाकई एक लड़की जब अपना घर छोड़ कर आती है और एक नई फैमिली के अंदर, एक नए माहौल के अंदर एडजस्ट करती है, तो उस लड़की से अगर छोटी मोटी कोई गलती भी हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अच्छा ईमन, मुझे ये बताओ, मुनीब की ये पॉजिटिविटी पहले दिन से आपको पता थी या वक्त के साथ साथ पता चली? नहीं, वो पहले एकदम ब्लश कर गए। हाँ, क्योंकि उसको पता है ना मुनीब के पास एक वो आप कहते हैं ना एक हथियार है। मुनीब का ये हथियार एक है कि मुनीब को गुस्सा नहीं आता बहुत जल्दी, बहुत बहुत जब कोई सर से पानी गुजर जाना फिर मुनीब थोड़ा सा हाइपर होता है, अदरवाइज वो चिल रिलैक्स ये है। और पॉजिटिव, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव टू। आई थिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो अगर मैं अपने आप को नेगेटिव कैसे कर सकती हूँ, बट ये हो ना कि मैं अगर किसी चीज़ पे मैं कोई गलत बात कर रही हूँ, नो ही नोज इट, उसको पता है ये चीज़, तो ही ट्राइज कि यार समझ जाओ, अंडरस्टैंड कराने की कोशिश के समझाने की कोशिश, विच इज़ गुड। अच्छा, आप दोनों बहनों को जब लोग देखते हैं तो कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमन कौन सी है और आपकी बहन मनाल कौन सी वाली है। मुनीब, आप कभी कंफ्यूज हुए या इन दोनों ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक किया? नहीं, मैं शुरू में हुआ था जब मंगनी से पहले, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। होना पड़ा फिर कॉन्शियस। नहीं, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस है। पहले बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी, लेकिन अब तो काफ़ी मुझे याद है अभी कुछ टाइम पर, अभी तो नहीं, खैर थोड़ी पुरानी बात है, मनाल तो हमारा एक प्लान होता है हर इंसान का, तो हमारा एक डिफरेंट प्लान था। एंड मैंने इमन को कोई ये हुक्म नहीं दिया या मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया कि नहीं तुम एक्टिंग छोड़ो या तुम काम नहीं करो, उसकी अपनी चॉइस है। अब हमारी एक फैमिली, मैं वैसे भी काम कर ही रही हूँ, लेकिन अभी ड्रामास नहीं। ड्रामास के लिए मुझे भी ये लगता है कि अभी अमल बहुत छोटी है, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि बेबी हो तो उसको मेड्स के ऊपर छोड़ दें। फैमिली के ऊपर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा अभी तो इतना जिंदगी में अभी शी इज टू यंग। ये सोच है कि यार बच्चे जब आपके हो जाते हैं या तो आप मैं उनको गलत नहीं कह रहा, जिनके मेड्स हैं या वो हैं। जब तक अमल नहीं भी थी तब तक शायद आपके दिमाग में ऐसे मेरे दिमाग में सवाल आते हो या होता हो कि ये हो जाएगा, बट उसके होने के बाद आई एम लाइक यार नहीं, अभी शी इज टू यंग, शी नीड्स मी। अभी भी वो 4 लोग भी अगर सामने होंगे तो वो मेरे पास ही आएगी, बिकॉज शी नीड्स मी। तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा अभी टाइम
हम दोनों ही, मैं मुनीब को भी कहती हूँ, अगर मुनीब अमल के साथ बैठे होते हैं और फ़ोन हाथ में होता है तो हम लाइक कि यार फ़ोन छोड़ो, दिस इज़ द टाइम, एंजॉय, जब तक घर में हो एटलीस्ट गिव हर टाइम। मतलब मैं तो हाथ से ले लेती हूँ फ़ोन, टीवी भी बंद कर देती हूँ, मैं कहती हूँ उसके साथ खेलो, उसके टॉयज से। अच्छा सच्ची बताना, बेटी की वजह से आपस में दोनों की ज़्यादा खटपट होती है या कभी ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से? नहीं, जैसे अब इमन कह रही है कि उसको मैंने ये कलर के कपड़े पहनाने हैं या सर्दी है तो एसी बंद कर दो, आपने कहा नहीं यार नॉर्मल टेम्परेचर है, मेरे घर में ये चीज़ें चलती हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैं इस मामले के अंदर बिल्कुल ही जो है ना डिपेंड करता हूँ, और डिपेंड करता हूँ इमन के ऊपर कि वो ही इन चीज़ों को लेके चलेगी, और मैं इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलता। हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, अमल की वजह से बहुत, हर किसी का अपना अपना मुनीब ने कभी भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं मुझे कहा कि पंखा तेज करो या एसी ऑन करो, नो, इट वाज लाइक कि ओके बेबी के लिए इट्स ओके, वी विल सफर, हम सो जाते हैं, हम ऐसे भी सोए, इवन गर्मी में पसीने छूट रहे हैं रात में। ऐसा टाइम था जब वो पैदा हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन उसके लिए वो वेदर गर्म नहीं था, उसके लिए वो नॉर्मल था। हम लोग बहुत मुश्किल, मैं मुनीब ने भी मुझे कभी नहीं बोला कि यार नहीं गर्मी हो रही है फैन ऑन करो, या नहीं इमन लाइट ऑन करो। हमारे घर में जो है बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है कि हम कोई भी एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होते। मैं ये एज एन एग्जांपल समझा रहा हूँ कि हम कोई एक दूसरे के काम में नहीं बोलता। अब जैसे बच्ची है तो बच्ची को संभालना, उसका सोना, उसने क्या कपड़े पहनने हैं, उसने क्या खाना है, वो सब इमन की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर जब बच्ची आगे बढ़ेगी, उसकी फाइनेंसेस, हर चीज़ वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो उसमें ये नहीं बोलेगी, मैं इसके मामले में नहीं बोल रहा। हर किसी का हमारे अभी घर भी में होता है, अलग-अलग वो बहुत छोटी है, मैं उससे कभी डांट रही होती हूँ, लाइक कि नहीं डांटो, मैंने कहा नो मुनीब, वो अंडरस्टैंड करेगी, अभी से थोड़ा सा मैं सिखाऊंगी तो अंडरस्टैंड करेगी, मुझे डांटने दो। 8 महीने की बच्ची को सुबह दोपहर की बच्ची क्या सुबह अंडरस्टैंड 4 बजे फजर के टाइम पे सुला रहे हैं। मैं कहती हूँ मुझे नहीं रोको। क्यों ये पैम्पर खराब कर दिया, वो उसको क्या पता, वो बेचारी उसको नहीं डांट ऐसी बातों पे नहीं। अच्छा एमन, बेटियां जो हैं वो बाप के बड़े करीब होती हैं, तो ये बताओ कि जब पहली बार मुनीब ने एमन को अपने हाथों में पकड़ा और देखा तो इसके क्या तासुर, इसकी क्या फीलिंग्स थी? हाउ कैन यू डिस्क्राइब? मैंने देखा था, लेकिन मैंने बहुत दूर से देखा था बिकॉज मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, और अमल को जैसे ही अमल पैदा हुई तो उन्होंने पहले मुनीब को बुलाया मुझे दिखाने के बाद, तो मैंने मुनीब को सिर्फ देखा था कि वो उसको देख रहा है, मुनीब की गोद में थी, बस मैंने देखा एंड ही वाज क्राइंग, हंस भी रहा था और रो भी रहा था, ही वाज क्राइंग, और फिर वो मुझसे आके अंदर मिला तो मेरे हाथ से। अच्छा मुनीब, आप दोनों जो है माशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और वो बहुत हैंडसम है और आप बहुत खूबसूरत हो। जब बेटी को पहली दफ़ा देखा तो क्या फीलिंग है कि मेरे जैसी है या इमन जैसी है? ये एक बहुत लंबी बहस है। लेकिन सबको पता है अमल मेरी जैसी है। मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे मुझसे मिलती है, जब रोती है तो इमन से मिलती है। 80-20 वाला है, 20% 80%। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जिन्होंने बेबी को देखा वो कहते हैं कि आपके भाई से उसकी बहुत रिजेम्बलेंस है। मेरे भाई से नहीं।